दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। पिछले कुछ दिन से जब से दिल्ली में चुनावी राजनीति सरगर्म हुई है, तब से इंडिया अलायंस में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो लगातार इस बात की घोषणा कर रहे हैं एक तरह से कि भई इंडिया अलायंस तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था और राज्यों के चुनाव में उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इंडिया अलायंस का पार्ट थे, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस उनके लिए खत्म हो चुका है। उमर अब्दुल्ला साहब जिन्होंने अभी हाल में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा था और इंडिया अलायंस के तहत लड़ा था चुनाव उन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए कि वो इंडिया अलायंस को अब उसकी मौत की घोषणा कर दे, यानी उसको उसको एक तरह से खत्म माने कि अब वो खत्म हो चुका है। ऐसी बात उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। जाहिर है उनको सरकार चलानी है और इसके अलावा ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ये सभी लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और एक तरह से कांग्रेस से डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। जाहिर है इन सभी लोगों को महाराष्ट्र को अगर छोड़ दिया जाए तो सबको चुनाव लड़ना है और कई जगह कांग्रेस से उनका मुकाबला भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहेगी विधानसभा का या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी तो हरगिज चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगी, क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का लेफ्ट के साथ अलायंस बंगाल में हो जाए। उद्धव ठाकरे की क्या मजबूरी है, ये हम नहीं जानते। लेकिन उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस के बगैर चुनाव लड़कर कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं भविष्य में? यह भी सोचने की बात है, तब तक जब तक कि वो बीजेपी की तरफ स्वयं नहीं चले जाते। इस बीच में शरद पवार की पार्टी के अजित पवार की पार्टी में विलय की बात चल रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं और उन अटकलों को बेदम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे भी लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकियाँ भले न बढ़ रही हों, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ उनकी दूरियां जरूर बढ़ रही हैं। कब क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में हम नहीं जानते। तो आज हम इसी विषय पर दोस्तों बातचीत करने जा रहे हैं अपने दो खास मेहमानों के साथ, और दोनों देश की राजनीति को लेकर, प्रदेशों की राजनीति को लेकर न केवल बहुत सजग और सतर्क पत्रकार हैं, बल्कि उनके पास एक गहन राजनीतिक अंतर्दृष्टि भी है। हमारे साथ हैं उमाकांत लखेड़ा, वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, कई अखबारों में काम कर चुके हैं। कई दशक तक भारत की राजनीति को उन्होंने समझा है, परखा है और लिखा है और अभी भी लिख रहे हैं। हमारे साथ प्रथमेश पाटिल हैं, महाराष्ट्र के मशहूर पत्रकार, कई अखबारों में काम कर चुके हैं, अंग्रेजी मराठी के, और इंडी जर्नल के इस समय एडिटर इन चीफ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमाकांत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो ये दिल्ली में चुनाव क्या शुरू हुआ अचानक, इंडिया अलायंस के लड़खड़ाने का ये मौसम ऐसा लगता है कि परवान चढ़ रहा है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उर्मिलेश जी, बहुत धन्यवाद आपने अपने दर्शकों से रूबरू करने के लिए बुलाया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडिया अलायंस INDIA गठबंधन बना था, ये कोई अलायंस नहीं था, इसका कोई स्वरूप नहीं बना था। ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले एक तात्कालिक अरेंजमेंट था, प्रबंधन था कि इलेक्शन आ गया सर पर, क्या करना चाहिए। और कभी भी इसने, इंडिया अलायंस ने या इंडिया गठबंधन ने कोई कोई एक विश्वसनीय गठजोड़, आपसी गठजोड़ का, समन्वय का कोई इसने रूप नहीं लिया ना कोई। देखिए, तीन चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई गठबंधन करते हैं। तो उसका एक तो चार्टर्ड होता है, एक उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, एक उसका हेडक्वार्टर होता है और एक उसका सचिवालय होता है। ये चारों चीजें बिल्कुल नदारद थी और कोई विधिवत बैठक, पब्लिक रैली तो हुई और अनौपचारिक बैठकें हुई। अनौपचारिक बैठकें हुई, साहब आज चुनाव लड़के मिलके लड़ेंगे, सांप्रदायिक ताकतों को हराना, ये करना वो करना। और राज्यवार कुछ जगहों पर गठबंधन हुआ
कुछ जगह बड़ा लूज गठबंधन हुआ, गठबंधन था नहीं। जैसे एक ही पार्टी थी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में एक जरा सा लूज टाइप का गठबंधन था, अविश्वसनीय गठबंधन जिसको कह सकते हैं वो था, और पंजाब में तो था ही नहीं। तो इसी तरह का अरेंजमेंट्स ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, और ममता बनर्जी ने कहा कि खबरदार आप यहाँ मेरे क्षेत्र में, जिसको कहते हैं ना वो जमींदारी होती थी ना यूपी में और बाकी राज्यों में, कि हम जमींदार हैं, हम ज्यादा, हमारी जमींदारी पे कौन दखल दे रहा है। तो अपनी जमींदारी उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कांग्रेस नहीं घुसेगी यहाँ। तो उससे ये लगा कि ममता बनर्जी का टैक्टिकल अलायंस भले ही इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन उसने कह दिया यहाँ बंगाल में कोई इंडिया अलायंस नहीं है, यहाँ इंडिया अलायंस का मतलब ममता बनर्जी। तो इसमें कैसे कुछ हो सकता था। इसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुश हुई। भाजपा को लगा कि यार मैदान खाली है हमारे लिए, तो मतलब या तो आप ममता के साथ हो या ममता के खिलाफ हो। तो बंगाल की जनता ने ममता को वोट दिया, और जो ममता से नाराज थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो दो ही अलायंस, ममता चाहती है ये कि दो ही अलायंस रहे, तीसरी फोर्स लेफ्ट कम्युनिस्ट और कांग्रेस ये नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उनसे मिलकर तो ममता ने उन्हीं को तो उखाड़ा और अपनी सत्ता कायम कर ली। तीसरी बात यह कि देखिए तत्कालीन दिल्ली का जो अरेंजमेंट है ये हो नहीं सकता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पराजित करके ही, और कांग्रेस पार्टी का जो बेस था उसको निगल गई आम आदमी पार्टी, और उस बेस उसी से अब कांग्रेस पार्टी को इतनी बार एक्सपेरिमेंट कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, अब उसको ये अकल आ गई कि भाई ये एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नंबर एक बात, ये तो अकल कांग्रेस को आई। दूसरा ये है कि इंडिया अलायंस जो है वो केवल लोकसभा चुनाव 224 का अरेंजमेंट था। उसके बाद वो अरेंजमेंट एक क्या कहते हैं, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं इधर गिरा कोई उधर गिरा। अब वो इंडिया अलायंस ध्वस्त हो गया। अब कांग्रेस पार्टी अगर हरियाणा में और महाराष्ट्र में कुछ कर पाती, या अपने बल पर अपना प्रभुत्व जमा पाती, तो निश्चित रूप से उससे इंडिया के अलायंस के दूसरे पार्टनर जैसे अखिलेश यादव है, या ममता बनर्जी है, या XYZ आम आदमी पार्टी है, या छोटी मोटी जो पार्टी है, वो कुछ परवाह, उन्होंने कहा भाई इनमें तो, इन तिलों में तो तेल है ही नहीं। जब जिन तिलों में तेल है ही नहीं, तो उन तिलों में को उंगली से दबा के क्या फायदा, तेल ही नहीं है इसमें। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये देखिए, अब देखिए राजनीति में नई नई शुरुआत होती है। मुझे लग रहा है कि 4 साल तक अब कोई गठबंधन इस तरह का अलायंस नहीं बनने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बनेगा तो थोड़ी, जैसे डीएमके कांग्रेस एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, जेएमएम कांग्रेस एक साथ है। ये जो ओल्ड यूपीए, ये पुराना यूपीए ही इस समय एग्जिस्टेंस में है। और जो यूपीए के बाद जो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, मतलब आप ये बताओ कोई लॉजिक है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो अपने राज्य में पिट गई बुरी तरह, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अखिलेश यादव 9 में से 7 हार चुके हैं, 2 बड़ी मुश्किल से जीते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा उन्होंने अपनी परचम लहराया और बुरी तरह हराया भाजपा को, कॉर्नर कर दिया कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर के। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में हार के बाद समाजवादी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 1-2 सीटों की भी बार्गेन करे आम आदमी पार्टी से। जबकि मैं 4-5 लोगों को जानता हूं जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा हम टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें पूछे बिना ऐलान कर दिया कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी, आप सवाल पूछेंगे तो आगे आएंगे क्योंकि लोग प्रमोद जी को भी सुनना चाहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अब चूंकि वो एक नए रूप में है, नए रंग में है, तो अब आम आदमी पार्टी ने जो सॉफ्ट हिंदुत्व या कट्टर हिंदुत्व के बीच में जो अटखेलियां खेल रही है, उससे तृणमूल कांग्रेस को भी परेशानी होने वाली है कि भाई तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आप इनसे समझौता कर रहे हो। और अखिलेश यादव को भी परेशानी होगी कि यूपी में लोग सवाल पूछेंगे कि भाई ये तो जय श्री राम बोल रहे हैं मंच पे, अब इनके आप यूपी में भी जय श्री राम बुलवाओ। तो ये सारी चीजें, ये अंतर विरोध क्षेत्रीय पार्टियों के साथ है। उसके साथ एक छोटी सी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि क्षेत्रीय पार्टियों को का कोई अस्तित्व नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी
का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के साथ आज नहीं तो कल आना ही होगा। मध्यावधि चुनाव लोकसभा का हो जाए तो आना ही होगा। उसका कारण क्या है कि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, विविधता है, कहीं बर्फ है, कहीं समुद्र है, 150, 40, 45 करोड़ की हमारी आबादी है। इसमें आपकी विदेश नीति होनी चाहिए। इतने बड़े मुल्क की कोई विदेश नीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी की क्या विदेश नीति है मुझे बताइए आप? तृणमूल कांग्रेस की क्या आर्थिक नीति है मुझे बताइए आप? जेएमएम की क्या आर्थिक नीति है, क्या विदेश नीति है, क्या बॉर्डर सिक्योरिटी की नीति है, क्या फॉरेन पॉलिसी है? तो किसी ये क्षेत्रीय पार्टियां दो मुद्दों पर बनी हुई है। या तो परिवारवाद की पार्टियां हैं, परिवार बाप पिताजी की पार्टी थी, अब बेटे की हो गई, फिर वो लड़के तीसरी चौथी पीढ़ी भी तैयार बैठे हुए। तो आइडियोलॉजिकल कोई बेस नहीं है। देखो मैं आइडियोलॉजिकल मानता हूं द्रविड़ पार्टी को, डीएमके को। परिवारवाद है लेकिन आइडियोलॉजी भी है। क्लियर कट आइडियोलॉजी है कि हम मर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। टू हालांकि सम एक बार जा एक्सटेंड चुके लालू हैं, हालांकि एक बार जा चुके हैं। जा चुके जा चुके, लेकिन ये है कि मतलब क्लियर कर अभी हाल, मतलब हम जब समकालीन राजनीति की बात करते हैं तो हाँ, हाल के वर्षों में ठीक है। लालू प्रसाद भी बहुत हद तक मतलब बीजेपी से जहर खाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्लियर कट पोजीशन है। अखिलेश यादव के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। वो कभी इधर, कभी लुका छिपी का खेल है, कभी इधर है कभी उधर है। तो क्योंकि उसके अभी अखिलेश यादव में वो दमखम नहीं दिखता मेरे को जो मुलायम सिंह यादव, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, दसियों बार उनके साथ यात्राएं की, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उनका सोच के बारे में, पार्टी संगठन के बारे में, उनकी जो पकड़ थी और कार्यकर्ताओं को पहचानना, उसको तवज्जो देना और पार्टी संगठन को खड़ा करना, वो तवज्जो वो ये चाहते हैं कि बैठे बिठाए लोग भाजपा से नाराज हो जाए। जो अभी नई पीढ़ी की जनरेशन यूपी में आ रही है कि लोग नाराज भाजपा से हो जाए, हमको वोट दे दें। ये एक तो ये सारी चीजें हैं। तो आप चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो फिर बात करेंगे। जी, जी। थैंक यू। प्रथमेश, महाराष्ट्र, जैसा हमने पहले इंट्रोडक्शन में अपने कहा कि वाकई ये बड़ा ही अद्भुत एक घटनाक्रम सामने आ रहा है कि अभी चुनाव खत्म हुए कुछ ही समय बीता है, कोई ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन इंतजार कोई नहीं कर रहा है कि वही राजनीतिक घटनाक्रम देश के कैसे कहाँ आकार लेंगे। और होड़ सी लगी है, ऐसा लगता है कि हम जल्दी से जल्दी जो सत्ताधारी गठबंधन है, सत्ताधारी जो नेतृत्व है केंद्र का, उसके साथ नजदीकियां हम बढ़ाएं। और उसके लिए कोई सीधा रास्ता अख्तियार कर रहा है, कोई इनडायरेक्ट रास्ता अख्तियार कर रहा है। तो मैं बिल्कुल सीधा सवाल मेरा है कि क्या शरद पवार जी और उनकी पार्टी एनडीए के नजदीक जाने की हर चंद कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई फार्मूला उनके सामने उभर के सामने आया है या फार्मूले की अभी तलाश हो रही है? मुझे लगता है ये इस तरीके के एसोसिएशन की बातें शरद पवार जी के साथ हमेशा से होती रही है। शरद पवार कभी डायरेक्टली सरकार के साथ अभी तक तो बीजेपी के साथ गए नहीं है डायरेक्टली कभी, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने काफी इंस्टेंसेस पे, काफी मौकों पर उन्होंने बीजेपी को मदद होगी इस तरीके से चालें चली है। लेकिन उसमें एक कैवियट हमेशा रहा है कि इसका कंट्रोल पवार के हाथ में होता है। ये जो हमेशा जो सपोर्ट होता है उसका पवार को कुछ उनके एजेंडा को या उनका जो एक पॉलिटिकल पोजीशन है उसको कुछ फायदा हो नेसेसरीली, ऐसा वो मतलब शरण जाने के हिसाब से कभी चाल नहीं चलते वो। दूसरे को हम अपनी कुछ मतलब कुछ फायदा करवा के लेने के लिए हमेशा चाल चलते हैं। जैसे कि उन्होंने 2014 में किया था, तो उन्होंने बीजेपी और शिवसेना में दरार लाने के लिए, उनकी दूरी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए उन्होंने बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया था, तब शिवसेना को दूर रखते हुए। तो बीजेपी को तब मदद हुई शिवसेना को दबाने में। अ, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि शिवसेना और एनसीपी की जो नजदीकी है वो बढ़ाने में बाद में उनको फायदा हुआ उस बात का। 2014 में की हुई बात का 2019 में उनको फायदा हुआ। तो शरद पवार हमेशा से अपने लिए कॉम्बिनेशंस बनाते रहते हैं। ये उनका एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है। लेकिन अब लेकिन क्या प्रथमेश, मेरा बीच में, सॉरी फॉर बिल्कुल, यस। इंटरवेंशन, कि क्या आज शरद पवार जी राजनीतिक तौर पे उस स्थिति में हैं जैसे वो मैं पहले थे? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि आज शायद उनकी स्थिति ऐसी ना हो कि वो डोमिनेंट पोज़ीशन से चाल चले। शायद उनका थिंकिंग अभी सर्वाइवल मोड में हो, क्योंकि शरद पवार ने जो खुद एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स
महाराष्ट्र में लाया, इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि जिसको कहा जाता है विकास की राजनीति। विकास की राजनीति में कोई विचारधारा का बेस नहीं होगा तो चलता है। संस्थाएँ जो है अलग-अलग तरह की, जिसमें जैसे हमने पिछली अनेक चर्चाओं में उल्लेख किया है कि शुगर फैक्ट्रीज़ है, डेयरीज़ है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, ये संस्थाओं के थ्रू वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं। और अगर इन पर नियंत्रण रखना है, तो आपको सत्ता से नज़दीकी बनाई रखनी पड़ती है। ये उनका एक सूत्र रहा है। तो अब हुआ ऐसा है कि पिछले 10 साल से उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो इन्हीं संस्थाओं से उभरे हुए लोग हैं, जो अलग-अलग फैक्ट्रीज़ में के ओनर्स थे या कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स थे, बिज़नेसमैन थे खुद, पैसे वाले लोग थे इन शॉर्ट। तो इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये सत्ता से 10 साल दूर रहे और इनके हाथ से वो छूटते जा रहे हैं। अब इनका कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो रिश्ता है, ये छूटता जा रहा है। इनका पैसा खर्च करने का जो कैपेसिटी है, वो कम होता जा रहा है। तो इन सब में ये डर होना लाज़मी है कि हम पॉलिटिक्स में रहेंगे या नहीं, क्योंकि इनके किसी के भी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। इसमें कोई सत्ता का एक विचारधारा या इनका कुछ पोज़ीशन, ऐसा कुछ नहीं है उनको पकड़ने के लिए। उनके पास उनका पॉलिटिक्स का अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतना है कि संस्थात्मक राजनीति, और अगर वो नहीं कर सकते तो हम क्या ही करें राजनीति में। तो उनके पास वो स्पिरिट भी नहीं है कि वो उभर उभर सके इतने कठिन परिस्थिति में। तो शरद पवार ने खुद जो इंट्रोड्यूस किया था, उनका आज उसका खामियाजा आज उनको चाहे या ना चाहे बीजेपी के साथ जाना, लेकिन उनका जो पार्टी है उनकी, वो अगर उनको खींच के ले जाए, तो हम कह नहीं सकते कि शरद पवार को उसके सामने झुकना पड़ेगा। वो फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर की तरह हो गया है शरद पवार के लिए। जो उन्होंने बनाया मॉन्स्टर, वो अब शायद उन्हें ही कंट्रोल करना कर जाए। आज शरद पवार ने आज आरएसएस की बड़ी प्रशंसा की है और उन्होंने कहा कि महायुति ने जो चुनाव जीता है वो आरएसएस की कड़ी मेहनत से जीता है, एक। और दूसरी बात कही है कि आरएसएस के लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और वो बहुत कठिन मेहनत करते हुए और बिना किसी स्वार्थ के काम करते हुए उन्होंने बिल्ड किया है संगठन को। सवाल इस बात का है कि अगर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोई ये बात कहे तो समझा जा सकता है, लेकिन जो स्टेट जहां पर बीजेपी बहुत पीछे थी, हाल के वर्षों तक बहुत पीछे थी, और जिस भूमि को कहा जाता था कि अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और इस तरह के महान जो हमारे समाज सुधारक हैं, रेडिकल जो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी भूमि है। और फिर ये माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र को बिल्ड किया है, कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, या तमाम उसमें बहुत सारे लोगों के रोल हैं, बसंत दादा पाटिल से लेकर नाइक नाइक साहब, शरद पवार भी। तो उसमें आके शरद पवार को ये आरएसएस के बारे में इतना जो ज्ञान नया पैदा हुआ है, उसके पीछे क्या कहानी आपको नजर आती है? क्या क्या वो ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि शरद पवार अजित पवार के शरण में नहीं जाकर सीधे बीजेपी से कोई मोल-तोल करना चाहते हैं कि वो एनडीए की तरफ आएँ या उनकी पार्टी आवे, क्योंकि उनकी पार्टी के बहुत सारे एमपीज़ को ऑफर आ रहा है अजित पवार की पार्टी की तरफ से, ऐसा मीडिया में कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं और उसका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई आरएसएस की तरफ आदर्श के तौर से देख रहे थे। आदर्श से ज़्यादा एक उदाहरण के तौर पर शरद पवार ने वो पेश किया कार्यकर्ताओं के सामने। जैसे मैंने अभी कहा कि उनका सबसे बड़ा डायलेमा, उनके पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, उसका सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि कोई विचारधारा जो है, वो बाँधने वाली विचारधारा से काम नहीं कर रहा है। उनका जो कार्यकर्ता उनकी पार्टी में आता है, तो हुँ, वो कोई महत्वाकांक्षा लेकर आता है। जैसे कि वो हमेशा एक कोई लोकल लेवल का बिज़नेसमैन होता है, कोई लोकल लेवल का कॉन्ट्रैक्टर होता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर का सरदार बनना चाहता है, उसके उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके के जो नेता होते हैं, वो उनके पार्टी का काडर है या वो उनके पार्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब ऐसे दौर में वो उनके सामने बार-बार, देखिए शरद पवार खुद एक आइडियोलॉजिकल इंसान है। आप ये इसके बारे में कोई दोहराई नहीं हो सकती कि वो पर्सनली बहुत प्रोग्रेसिव रहे हैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उन्होंने जिस तरीके के प्रैग्मैटिज़्म,
यानी प्रैक्टिकलिटी के नाम पे या प्रैग्मेटिज्म के नाम पे जिस तरीके का पॉलिटिक्स स्वीकार किया, उसका ये नतीजा हुआ है कि आज उनकी पार्टी स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का जो एक सूत्र है जो संघर्ष के समय काम आए, ऐसा कोई सूत्र उनके पास बचा नहीं है। तो उन्होंने आरएसएस का उदाहरण देते हुए यही कहा है कि उनको देखिए, विपरीत दौर में या बुरे दौर में वो आइडियोलॉजी से चलते हैं, किसी भी अपेक्षा के सिवाय काम करते हैं और एक पुनः फिर से एक जंप, फिर से एक छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरीके का वो उदाहरण दिखाई देता है। शरद पवार मुझे लगता है कि अगर गए भी तो वो अजित पवार के जरिए ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली बीजेपी से डील करेंगे, क्योंकि वो उनका कभी लेगेसी नहीं रहा है उस तरीके का। जी। उमाकांत जी, एक नॉर्थ के और बल्कि सेंट्रल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी एक सवाल उठ रहा है और वो जी। कांग्रेस की जो आलोचना उसमें सामने आ रही है कि बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं जो घबराकर इधर-उधर दौड़ रहे हैं, वो शायद इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कांग्रेस जो राहुल गांधी के नेतृत्व में सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कर रही है या करना चाहती है, तो वो उनके राज्यों में जहां वे अब तक वर्चस्व उनका रहा है, काफी महत्वपूर्ण उनका राजनीतिक असर रहा है, वहां खतरा पैदा हो गया है और उन वर्गों में हो गया है जिन वर्गों में उनकी पार्टी का आधार है। तो क्या कांग्रेस की भी ये कोई कमजोरी है, टैक्टिकल कोई गलती है कि वो उनको भरोसा नहीं दे पा रहे हैं और वो लोग कभी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी अलग होने की बात कर रहे हैं। तो आपने अखिलेश जी का नाम लिया, अखिलेश जी भी भयभीत हो सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि रिवाइव वो क्यों न करना चाहे, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। जैसे आप देखिए लेफ्ट पार्टीज केरल में बहुत डोमिनेंट है, लेकिन वहां पर कांग्रेस भी है और उनके खिलाफ है, लेकिन नेशनल लेवल पर वो पॉलिटिक्स साथ करते हैं। तो कुछ फार्मूला इस तरह का शायद क्षेत्रीय दलों के साथ उत्तर के और मध्य भारत के कांग्रेस उभारने में या खोजने में क्या आपको लगता है कि विफल है, ये उसकी एक कमजोरी है? देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जो वीकनेस है कि वो वक्त के साथ नहीं चल पाई और वो जब अपोजिशन में भी रही कांग्रेस पार्टी, जब उसको झटके लगे तो उसने ऐसा बिहेव किया पब्लिक के साथ में या अपने नेटवर्क जो भी उनका है कि वो एक गवर्निंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है और आज नहीं तो कल उनको सत्ता में आना है। तो और जमाना बदल गया है, जमाना एकदम वैल्यू सिस्टम, राजनीति का वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया है, जमाना बदल गया है और बड़े-बड़े जो पूंजीपति हैं, उन पूंजीपतियों का इतना रोल बढ़ गया है देश की में सरकारें बनाना, बदनाम करना, पॉलिटिकल पार्टी का चरित्र हनन करना, पॉलिटिकल पार्टी के नेता का चरित्र हनन करना और उनकी बारे में इस तरह से कैंपेन सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर या मीडिया मीडिया सारा कंट्रोल कर दिया। अब मीडिया को देश के बड़े 3-4 बड़े पूंजीपतियों ने 90% मीडिया कंट्रोल कर दिया है और उस मीडिया के जरिए वो मीडिया को चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मीडिया चुनाव लड़ रहा है। आज अभी मीडिया इनविजिबल ढंग से वो मीडिया की हालत ये है, जो गोदी मीडिया है या प्रो अडानी अंबानी या प्रो बीजेपी मीडिया है, उसकी हालत ये होगी कि वो जो है नॉमिनेशन दाखिल नहीं कर रहा है, लेकिन वो चुनाव कैंडिडेट को हरा रहा है, उनका चरित्र हनन कर रहा है, उनके खिलाफ कैंपेन कर रहा है और उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बेहिसाब पैसा दे रहा है। इलेक्टोरल रोल में क्या नंगा नाच हुआ पूरी देश दुनिया में, हम डंका भी पीटते हैं कि हमारी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद जो प्योरली वो घूस और रिश्वत का पैसा है कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया, भारतीय जनता पार्टी के उसके एवज में तत्काल आपको पैसा दिया। एक तो ये फैक्टर है, मतलब जो रीजनल। दूसरा ये कि रीजनल पार्टीज को ये लगता है, जिसको कहते हैं ना हमारे गांव देहात में या हम भी बोलते हैं, दिल्ली में भी बोलते हैं कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। अब कांग्रेस पार्टी बंगाल में थी, प्रभुत्व था, एक छत्रराज था, लेफ्ट मूवमेंट ने उन सबको धराशायी करके उनकी नाकामियों को, और लेफ्ट ने 36-35 साल तक राज किया। अब लेफ्ट ने 35 साल तक राज किया, उन्होंने इतनी गड़बड़िया कि मैं 4 चुनाव कवर करने गया बंगाल,
बाद में पता लगा कि सब कुछ धराशायी हो गए, आज एक एमएलए भी नहीं है। जहां आपका 35 साल, तो किसकी कम, ये आपकी अपनी कमजोरी, ये आप अपोजिशन पार्टी को, ममता बनर्जी को दोष नहीं दे सकते, आप सस्टेन नहीं कर पाए। तो रीजनल पार्टी को चाहिए एक कमजोर कांग्रेस, ताकि उनकी भी खिचड़ी पकती रहे, उनकी भी दाल गलती रहे, उनकी भी राजनीति जिंदा रहे। उनको मजबूत कांग्रेस सूट ही नहीं करती है। जिस दिन मजबूत कांग्रेस हो जाएगी, 272 अगर कांग्रेस के अपने बूते पे हो जाएगी, तो फिर अखिलेश की उनको क्या जरूरत है, उनको जेएमएम के हेमंत सोरेन की क्या जरूरत है, उनको जो है डीएमके की क्या जरूरत है। तो हमारा जो देश का जो राजनीतिक ढांचा है और जो डाइवर्सिटी, जैसे मैंने शुरू में कहा, इतनी महाराष्ट्र में देखिए कितनी डाइवर्सिटी है, तीन तीन इस गठबंधन में, तीन उस गठबंधन में, जिलों जिलों की पार्टियां हैं, जिलों जिलों में नेता है, और वो एक राष्ट्रीय पार्टी। तो मैंने जैसे कहा शुरू में कि अगर ये दोनों जगह चुनाव नहीं हारते, और दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर है कि ये जो 14वीं, ये जो लोकसभा है, 18वीं लोकसभा, इसमें चुनाव के 6 महीने बाद एक कांग्रेस की एक स्टार बनकर के प्रियंका गांधी मैदान में आ गई। मेरे को ये रिपोर्ट मिली कि ममता बनर्जी सबसे ज्यादा दुखी है, कि भाई भाई उनको, मतलब जो जो बॉडी लैंग्वेज है, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि 20 साल से राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन जितना कम्युनिकेशन स्किल प्रियंका गांधी का है, उससे इनके सारे पसीने छूट गए कि भाई ये तो पूरा पूरा शो को छीन के जा रही है। हम अभी आप मैंने देखा, पार्लियामेंट के रिपोर्टर से पूछा, एक दिन मैं पार्लियामेंट गया था, मैंने कहा क्या हाल है, कह रहा साहब प्रियंका गांधी की इंतजार कर रहा है। अरे मैंने कहा इतना, यहाँ वो डीएमके के है, तृणमूल कांग्रेस की भी 3-4 बड़ी खूबसूरत महिला है, माफ कीजिए, और अच्छी खासी बोलती है, उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। पूरा मीडिया किसकी वेट कर रहा है, प्रियंका गांधी की इंतजार है, उसकी बाइट लेनी है। तो प्रियंका गांधी के रूप में एक स्टार जो कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गया है, उससे एक कम्प्लेक्स इनके अंदर, जो अलायंस, इंडिया अलायंस का जो लूज गठबंधन है, उसमें एक इन्फर्टी कम्प्लेक्स आ गया। दूसरी चौथी बात क्या है कि अडानी अंबानी ने ममता बनर्जी को कंट्रोल कर रखा है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मैं नाम नहीं लूंगा, खुल करके बोल रहे हैं शरद पवार, खुल के बोल रहे हैं उद्धव अडानी के फेवर में, उनके प्रोजेक्ट्स बंगाल में चल रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं बांग्लादेश में, तो सारे तो तारे तो बंगाल से होके गुजरती हैं। तो ममता बनर्जी भी अपने आनंद की बेला में है, छत्तीसगढ़ सरकार भी आनंद की बेला में है। तो सवाल इसीलिए बोल रहा हूं कि जो राजनीति में जो पहले अपराधीकरण होता था राजनीति में, कि जिसके साथ अपराधी वो बूथ लूट रहा है, अब राजनीति का जो कॉर्पोरेटीकरण हुआ है, उसने इतना इतना जज्बा मजबूती से हमारे सिस्टम को, हमारे मीडिया को, हमारा खान पान, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, उसको ऐसा कंट्रोल कर दिया कि आप हिल नहीं सकते। और माफिया, राज्यों में माफिया इतना स्ट्रांग हो गया है, कॉर्पोरेट माफिया जिसको कह सकते हैं, जिसको शराब माफिया कह सकते हैं, जमीन माफिया कह सकते हैं, और रियल एस्टेट। अभी तो ये जो रामदेव है, किसके प्रोडक्ट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोडक्ट है, हिंदुत्व की धारा के प्रोडक्ट है। इनका विज्ञापन निकल रहा है, उनका जो कंपनी है, उस कंपनी के नाम से रियल एस्टेट, अब तो दवा बनाने के बाद रियल एस्टेट में भी जी। लेकिन उमंगा जी, हम असली सवाल जो है जी कि बहुत जी सारे जो अपोजिशन के लोग भी है, उनको ये लगता है अदर देन कांग्रेस पार्टी, कि भाई बीजेपी जो है वो क्षेत्रीय दलों के साथ, खासकर जो उनके साथ अभी तक हैं और कभी साथ छोड़कर नहीं गए, आमतौर पे ज्यादातर नहीं गए, जो मेजर जी पार्टीज हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी, तो जी उनके साथ बीजेपी का जो तौर तरीका है, बीजेपी उनको अपने साथ रखने में काफी समर्थ है, उनको शेयर दे रही है, छोटी पार्टी भी है तो भी मंत्री बना दे रही है। कांग्रेस पार्टी शेयर नहीं देती और उनका शेयर छीनना चाहती है। अब जैसे एक अपोजिशन पार्टी के नेता ने कहा, जो क्षेत्रीय दल के और कांग्रेस के एलाई रहे हैं, कि भाई कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश जो उसका अपना प्रदेश है, जहां वो लंबे समय तक राज की और जहां उसकी मुख्य अपोजिशन पार्टी बीजेपी थी जो आज राज कर रही है, तो कांग्रेस वहां कोई काम नहीं कर रही है। वो छत्तीसगढ़ में अपने को मजबूत करने के लिए काम नहीं कर रही जो स्टेट कांग्रेस के साथ रहा है, और वो महाराष्ट्र में भी उस तरह नहीं काम कर पा रही है, आंध्रा में नहीं काम कर पा रही है, तेलंगाना में भले उसने काम किया है, लेकिन वो जीभ लपलपा रही है
कि वो उत्तर प्रदेश और झारखंड में और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, 70 से ज्यादा सीटें वो पा जाए बिहार में विधानसभा के चुनाव में। तो ये जो बात कही जा रही है अपोजिशन पार्टी के नेताओं द्वारा, दबी जुबान से ही, पब्लिकली भले न कही जाए, लेकिन ये एक क्रिटिक पेश किया जा रहा है कांग्रेस का कि वो अपने स्टेट में नहीं काम कर रही है, वो दूसरों के स्टेट में रीजनल पार्टी जो उसकी एलाई है केंद्र की राजनीति के लिए, उनको डिसरप्ट कर रही है, उनको परेशान कर रही है। इस पहलू को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए उमेश जी, जब कोई राजनीतिक शक्ति कमजोर होती है तो कांग्रेस पार्टी अगर हरियाणा जीत जाती या महाराष्ट्र जीत जाती, इनके लीडरशिप में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस ले गई थी। बुरी हालत कांग्रेस की, बुरी दुर्गति हुई है। देखिए कांग्रेस ने, मैंने पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी वक्त के साथ साथ और जमीनी जो हकीकत है सच्चाइयों के साथ नहीं चलती, और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। कांग्रेस पार्टी का कोई कैडर नहीं है, हमको भी पता है, हम तो जन्मजात कांग्रेस के खिलाफ थे। तो हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी को मास जिताता था और इंदिरा गांधी के नाम पर वोट पड़ता था, और गरीबी हटाओ और पूरी जनसंघ आरएसएस कहीं था नहीं, और एक छत्र राज होता था, रीजनल पार्टीज की कोई अहमियत नहीं होती थी, और राजनीति में पैसे का भी दबदबा नहीं होता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संगठन को खड़े किए बिना, ग्रास रूट पर अपने बूथ बूथ संगठनों को खड़े किए बिना आप इतनी बड़ाई लड़ने का बीड़ा आपने उठा लिया। और दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में आपको अखिलेश यादव के साथ में मिल बैठ करके आप अपने संगठन को भी मजबूत करें, अखिलेश यादव को भी जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाएं। जियो और जीने दो की पॉलिसी अगर आप अपनाओगे तो आप जीवित रहोगे, नहीं तो दोनों डूबेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश जीवित रहेंगे, और ये अगर देखिए, अगर मिलकर के आप नहीं चले और ग्रास रूट पर भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है उसके खिलाफ आपने लड़ाई नहीं लड़ी, तो दोनों डूबेंगे, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आखिरी सवाल प्रथमेश, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो उमाकांत जी से मैंने सवाल पूछा और उन्होंने बहुत ही उसका सटीक अपनी टिप्पणी भी की है उस पर, आपका क्या सोच है इस बारे में कि क्या कांग्रेस अलायंस को लेकर उतनी ज्यादा अनुभव नहीं उसके पास है? क्या कारण है? इतने वर्षों से वो अलायंस कर रही है, यूपीए 1, यूपीए 2, इसके बाद भी वो क्यों पेच फंस जाता है और लोगों को दहशत होती है, डर होता है कि कहीं ये हमें ना खाने आ रहे हो? व्हाट इज दिस? देखिए, आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस बात में देख सकते हैं उर्मिलेश जी, कि अगर आप हरियाणा का एक झटका लगने के बाद और महाराष्ट्र जैसा राज्य अगर आपका चुनाव है वहाँ पर, तो आप मुझे बताइए, अगर आप कांग्रेस के हेड हैं, तो आपके लिए महाराष्ट्र कितना महत्व का होना चाहिए था? क्या मायना होना चाहिए था महाराष्ट्र का, सही है? अब महाराष्ट्र का चुनाव यहाँ पर गरमाया था, उद्धव ठाकरे गाँव-गाँव जा रहे थे, शरद पवार गाँव-गाँव जा रहे थे। शरद पवार ने तकरीबन 85 से 90 सभाएँ की, इस उम्र में, शरद एग्जैक्टली। पवार ने। अब उसी वक़्त राहुल गांधी वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाकर रैपलिंग, ज़िप लाइनिंग ये सब कर रहे थे। अब ये विज़ुअल क्या बताता है कि महाराष्ट्र जैसा राज्य आपके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखता है। आपके लिए एक वायनाड की सीट जितना इम्पोर्टेंस रखती है। आप वा महाराष्ट्र में सिर्फ 2 या 3 रैलीज़ करते हो। राहुल गांधी जी जा सकते थे। राहुल गांधी यंग है, उनका भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अच्छा प्रभाव दिखाई दिया था महाराष्ट्र में। वो प्रभाव वो कैपिटलाइज़ कर सकते थे। लेकिन कोई भी मुद्दा लेकर, कोई भी संगठनात्मक ज़िम्मेदारी लेकर कांग्रेस ने सीरियस अप्रोच के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने शिवसेना के साथ पब्लिक झगड़ा किया। अब देखिए, हमेशा से एक आर्गुमेंट रहा है कि कांग्रेस बड़ा भाई है इंडिया गठबंधन में। अगर आप बड़े भाई हो, आप घर के बड़े हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र में आपकी, उसकी मीटिंग बुलाएँ। आप उसमें नेगोशिएशन का एक कोई तंत्र बनाएँ, कोई एक स्लोगन बनाएँ, जो पॉइंट ऑफ अटैक है वो डिसाइड करे। उद्धव ठाकरे यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, आप खुद का चेहरा बता दीजिए, आप अनाउंस कर दीजिए, वो प्रभावी होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर इस इलेक्शन में, क्योंकि लोगों में मैसेज ले जाने में आसानी होगी। तो सबने
उस पर ये किया कि उद्धव ठाकरे को दबा दिया कि आप मुख्यमंत्री का इशू मत निकालो, जिसकी ज्यादा सीटें वो मुख्यमंत्री। अब इससे प्रभाव ये हुआ कि एक दूसरे के सीट्स कम करने में महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता लग गए, क्योंकि जिसकी ज्यादा सीटें वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी था कांग्रेस के पास, वो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं बाकी स्टेट्स में क्या हाल होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस ने पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से हैंडल किया अलायंस। और जैसे उमाकांत सर ने कहा कि और आपने भी कहा कि ये जो फायदा देने वाली बात है अलायंसेस को, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा कि कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे को क्या मिला, क्या मिलने मिलने वाला है। अगर इस सवाल का जवाब और ज्यादा पीड़ा यही हो और उनके पार्टी में और ज्यादा स्प्लिट्स यही अगर वो मिलने वाला है, तो वो क्यों रहेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में, ये सवाल तो बनता है। आई थिंक आप दोनों लोगों की जो चर्चा है, जो बातचीत है, उसकी रोशनी में अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नेशनल जो परिदृश्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपने गठबंधन को एक दक्षिणपंथी जो उसकी राजनीति है, संकीर्णतावादी जो एक राजनीति है, उसके आधार पर अपने गठबंधन को बेहतर ढंग से बांध रही है। जो सोशलिस्ट धारा के कुछ दल या जो अपने को सामाजिक न्यायवादी कहने वाले दल हैं, जो उसके साथ गए, उनको भी उसने दक्षिणपंथी एक खेमे में बांध लिया है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, जो संविधान के साथ खड़ी है और दावा कर रही है कि वो इसकी लड़ाई लड़ेगी, वो अपने साथ के जो विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय दल खास तौर पे, जो सेकुलर हैं, जो डेमोक्रेटिक हैं, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सेकुलर लीडरशिप जो लेनी चाहिए कांग्रेस को और अपने सभी संगठनों को विश्वास के साथ, भरोसे के साथ रखना चाहिए एक एजेंडे पर, वो नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की विफलता है। जबकि बीजेपी की वो सफलता है कि वो बिल्कुल अपनी विपरीत विचारधारा के लोगों को बांध ले रही है, उनको भरोसे में ले रही है, चाहे उनके निहित स्वार्थी क्यों ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी सेकुलर डेमोक्रेटिक लीनिंग के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टियां हैं, उनके बीच भाईचारा नहीं बना पा रही है, भरोसे की कमी है। तो शायद ये लीडरशिप की समस्या जरूर है। कैसे कांग्रेस इसको हल करेगी हम नहीं जानते, हम तो जर्नलिस्ट हैं। कांग्रेस आगे कुछ करेगी, उसकी एनालिसिस जरूर हम करेंगे, लेकिन ये कांग्रेस का अपना काम है, उसकी लीडरशिप का अपना काम है जो उसे करना चाहिए। तो आज इसी टिप्पणी के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।